नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, आप सभी का अपने चैनल टोटल फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं बीएससी पार्ट 1 में पढ़ाए जाने वाले फिजिक्स के सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहा हूं। यह फिजिक्स का सिलेबस जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालय और उनसे एफिलिएटेड कॉलेजों में भी पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ मैं हर एक पेपर का कितना मार्क्स होता है आपके एग्जामिनेशंस में, मैं उसको भी इस लेक्चर के अंत में डिस्कस करूंगा और प्रैक्टिकल में किस प्रकार से नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इसका भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो बीएससी पार्ट 1 का जो फिजिक्स का सिलेबस है वह 3 पेपरों में डिवाइडेड है, जिसमें से कि पहला पेपर का नाम है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। इस पेपर में कुल 4 यूनिट हैं और हर यूनिट में क्या टॉपिक है जिसको आपको स्टडी करना है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले यूनिट में हम लोग को पढ़ना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन, और साथ ही साथ इस डायनेमिक स्टेट में कौन कौन से कंजर्वेटिव लॉ होल्ड्स करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कोलिजन 1 डायमेंशन में अथवा 2 डायमेंशन में क्या होगा, क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इस सब की स्टडी हम लोग करते हैं। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेकेंड यूनिट पर। यूनिट 2 में हम लोग अभी यूनिट 1 में क्या पढ़ रहे थे, यूनिट 1 में हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे थे, केवल 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और उससे संबंधित जो भी प्रॉपर्टीज थे उसको स्टडी किया। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ सिस्टम के पास, पार्टिकल के पास रोटेशनल मोशन भी हो, बॉडी के पास रोटेशनल मोशन भी हो, तो उसके साथ संबंधित प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो उसमें मतलब एनर्जी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यदि वो ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन पर मोशन कर रहा है तो उसका मोशन किस टाइप का होगा, और साथ ही साथ इसी में अंत में हम लोग पढ़ना है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, बेंडिंग ऑफ बीम क्या होता है, टॉर्सन ऑफ सिलेंडर क्या होता है, हमें इन सब चीजों को पढ़ना है। नेक्स्ट जब हम लोग यूनिट 3 पर आते हैं तो यूनिट 3 में किसी सेलेस्टियल सिस्टम के लिए पढ़ना है कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, 2 पार्टिकल्स के बीच में अगर सेंट्रल फोर्स लगता हो तो वह कैसे उसको हम लोग समझ सकते हैं, 2 पार्टिकल्स का रिड्यूस मास कैसे निकालेंगे, अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन कैसा है, केपलर्स के प्लेनेटरी लॉ क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स कैसा है, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको हम लोग यूनिट 3 में स्टडी करना है। नेक्स्ट हमें यूनिट 4 में वेव मोशन के बारे में पढ़ना है। तो 3 हम लोग मैकेनिक्स की बातें कर रहे थे और मैकेनिक्स में ही ये 4th जो चैप्टर है, यूनिट है, इसमें हम लोग किसी सिस्टम के द्वारा जनरेटेड वेव जो भी वेव जनरेटेड होंगे उन वेव्स की स्टडी करना है। तो वेव में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सोल्यूशन कैसे बताएंगे, कॉम्प्लेक्स नोटेशन फॉर्म बताएंगे। साथ ही साथ यदि कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वह डैम टाइप मोशन कर रहा है कि फोर्स वाइब्रेशन कर रहा है, हमें इसके बारे में बताना है। इसके बाद प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, फ्लूइड मीडियम क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होते हैं, फेज चेंज क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, स्टेशनरी वेव क्या होता है, प्रेशर और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फेज वेलोसिटी क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, इनके बीच में क्या संबंध है, हमें इन सब चीजों को स्टडी करना है।
देन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पेपर के लिए। तो ये हमने जो कुछ भी बताया ये सभी के सभी फर्स्ट पेपर के लिए है। और फर्स्ट पेपर को एट ए ग्लांस अगर आपको देखना हो कि क्या क्या टॉपिक्स है तो आप इसको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 2। तो सेकंड पेपर जो है उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसा मैंने बताया था कि पहले यूनिट में भी कुल 4 यूनिट्स, पहले पेपर में भी कुल 4 यूनिट्स हैं, तो इस पेपर में भी कुल 4 यूनिट होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यूनिट वाइज क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो पहला यूनिट है, उसमें 2 हिस्सा है, 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है आइडियल गैस और सेकेंड पार्ट है रियल गैस। अब आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस के लिए उसका काइनेटिक मॉडल क्या होगा, उसके पोस्टुलेट्स क्या होंगे, एजम्पशंस क्या होगा, बॉयल्स लॉ क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, आरएमएस स्पीड क्या होगी, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोटॉमिक गैस, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक गैसेस क्या होती है, और किसी आइडियल गैस का बिहेवियर लो टेम्परेचर पर क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या होता है, और इसका आइडियल गैस जो कंसेप्ट है उसका हम लोग एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इसको हमको स्टडी करना है। इसके सेकेंड हाफ में हमें अब रियल गैस के बारे में पढ़ना है। तो रियल गैसेस क्या होती हैं, उसके लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या लिखेंगे, मतलब वंडर वाल गैस इक्वेशन क्या होता है। वंडर वाल इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, वंडर वाल इक्वेशन को स्टडी करने के लिए हमें किन किन बातों को ऐड करना पड़ता है आइडियल गैस इक्वेशन में। अब इसके बाद हम लोग वंडर वाल गैस इक्वेशन के लिए पीवी इक्वेशन मतलब प्रेशर और वॉल्यूम कर्व ड्रा करेंगे। इसमें क्रिटिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, मतलब इस क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, इन सबको स्टडी करना है। और वंडर वाल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, हमें उनको भी फाइंड आउट करना है। जूल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस क्या होगा, वंडर वाल गैस के लिए जूल कोफिशिएंट क्या निकालेंगे, और जूल थॉमसन कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, हमें इसकी भी स्टडी करनी है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट पर, जो कि एक बहुत ही मतलब सेकेंड यूनिट में हम लोग 2 टॉपिक यहाँ भी पढ़ेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैसेस। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, बॉयल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर में क्या संबंध होता है, रीजनरेटिव कूलिंग क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, और कास्केड कूलिंग क्या होती है, हाइड्रोजन और हीलियम का लिक्विफिकेशन कैसे कर सकते हैं, और इफिशियंसी क्या होती है, हम इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैस में हम लोग मेनली जो स्टडी करते हैं, तो पहले तो इसका बेसिक्स क्या होता है, मतलब कि कोलिजन क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, कोलिजन क्रॉस सेक्शन क्या होता है, और पार्टिकल्स का डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं, मीन फ्री पाथ कैसे निकालेंगे। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनको कि हमें स्टडी करना है, कंसेप्ट है जिनको स्टडी करना है। उनके बेसिस पर हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास, एनर्जी और मोमेंटम, हमें इसको स्टडी करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे यूनिट पर, जो कि काफी बड़ा यूनिट है, जिसमें कि हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मेनली ये पेपर का चैप्टर का नाम होगा और इसमें स्टडी करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब इसके बाद देन इससे मदद से हम लोग जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, देन टेम्परेचर क्या होगा, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, कैसे समझेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है या ऑन द सिस्टम हो रहा है। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट क्या होता है। इसके बाद इसके बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट आगे इस तरह की थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस क्या होती हैं, वो कितने टाइप की होती हैं। देन हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब कार्नोट इंजन क्या होता है और कार्नोट इंजन किस थ्योरम पर काम करता है, कार्नोट थ्योरम पर काम करता है, ये क्या होता है, कैसे इसको स्टडी करेंगे। देन हम लोग इंट्रॉपी के बारे में स्टडी करेंगे,
इंट्रोपी किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा। अब हम लोग एक नए तरह के इस टेम्परेचर स्केल के बारे में स्टडी करेंगे जिसको कि थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ये क्या होता है, इसको कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या फायदा है इस स्केल ऑफ टेम्परेचर का, इत्यादि हम लोग उसको पढ़ेंगे। देन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके बाद देन थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स को आपस में समझने के, थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स में संबंध को समझने के लिए हम लोग एक मैक्सवेल्स इक्वेशन को स्टडी करेंगे। जूल थॉमसन कूलिंग क्या होता है, देन क्लासियस क्लैपेरॉन रिलेटेड हीट इक्वेशन क्या होता है, और साथ ही थर्मोडायनामिक पोटेंशियल क्या होता है, और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल क्या होता है और उसको हम लोग थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स की सहायता से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कब किन किन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, जो 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल बताए जाते हैं उनको कैसे कब किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। अब इसके बाद हम लास्ट यूनिट आते हैं, 4th यूनिट, जो कि रेडिएशन से संबंधित है। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी टेम्परेचर पर कैसे, रेडिएशन कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब इससे संबंधित स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, रेले जीन्स लॉ क्या होता है, प्लैंक्स लॉ क्या होता है, और लास्ट में अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी क्या होती है, इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो यह पूरा का पूरा जो मैंने डिस्कशन किया ये आपके सेकेंड पेपर से संबंधित था। अब इसके बाद देन तीसरा पेपर स्टार्ट होता है जिसका नाम है सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पेपर में भी जैसे पहले 2 पेपर में मैंने डिस्कस किया 4-4 यूनिट थे, इस पेपर में भी कुल 4 यूनिट होंगे, जिसमें सबसे पहला यूनिट जो है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट 1 में कि किसी रजिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल में को अगर किसी रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल को अगर किसी सर्किट में रखे हुए हैं और जब हम लोग करंट को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो उस दौरान करंट का इक्वेशन क्या होगा। मतलब कि हम पावर बैटरी को ऑन ऑफ करते हैं तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, मतलब जब रेज कर रहा होगा, जब डिके कर रहा होगा तो उस समय क्या बिहेवियर होगा। इसी तरह से जब हम इनके कॉम्बिनेशंस लेंगे, मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, कॉइल, कैपेसिटर इत्यादि का जब कॉम्बिनेशन लेंगे तो चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, मतलब ऑन और ऑफ करते हैं तो करंट कैसे वेरी करेगा टाइम के साथ, हमें इस चीज की स्टडी करनी है। इसके बाद देन हमें कुछ ब्रिजेस पढ़ने हैं, ब्रिजेस मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट को निकालने के लिए, तो कुछ ब्रिजेस पढ़ना है जिसको कि हम लोग मैक्सवेल ब्रिज के नाम से जानते हैं, वेन ब्रिज के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ नेटवर्क, इस ब्रिज के नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरम्स भी है, जैसे नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है और उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, हमको स्टडी करना है। तो यह था पूरा यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 2 में हम लोग बेसिकली सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्यों एडवांटेजेस होता है देन अदर डिवाइसेस, और इसके साथ सेमीकंडक्टर कितने प्रकार का होता है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि जिसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी भी 2 प्रकार से मिलाई जाती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। अब इसके बाद देन एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, पी टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमें डायोड मिलते हैं। अब डायोड में बायसिंग कैसे की जाएगी, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, देन डायोड का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको इस्तेमाल अगर रेक्टिफायर के रूप में करते हैं तो कैसे उसको बनाएंगे, और डायोड के कुछ और भी एग्जांपल जैसे जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड का प्रिंसिपल क्या होता है, एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है। देन रेक्टिफायर को अगर बनाते हैं तो या भी हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर भी हम लोग 2 तरह से बनाते हैं, एक सेंट्रल टैपिंग होती है और एक ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे। अब रेक्टिफिकेशन के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है सर्किट के लिए, आउटपुट जो मिलेगा वह भी कुछ डीसी कंपोनेंट्स को रखता है, तो इसके एसी कंपोनेंट को रखता है डीसी के साथ, तो उसको देन फिल्टर भी करना होता है। तो फिल्टर सर्किट कैसे बनाएंगे, तो कैपेसिटर इनपुट फिल्टर क्या होगा, और अभी जैसे जीनर डायोड के बारे में पढ़ा, जीनर डायोड का एप्लीकेशन क्या होगा, कैसे उसको हम वोल्टेज रेगुलेट करेंगे, ये हमें स्टडी करना है। देन हम लोग
जिस तरह से एक एन टाइप एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को मिलाया तो एक पी एन जंक्शन डायोड बना। अगर हम 3 ले लेते, 2 पी एक एन एक 2 एन एक पी लेते तो इन 3 से ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, है ना। तो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, उनमें फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग कैसे होती है, इन सब के बारे में स्टडी करना। तीसरा यूनिट मेनली ट्रांजिस्टर से ही संबंधित है, जिसमें ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में पढ़ना है। तो जैसे ट्रांजिस्टर की बायसिंग कैसी होती है, ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट हैं, एक को इमीटर, कलेक्टर और बेस बोलेंगे। तो जब कॉमन बेस होगा, कॉमन इमीटर होगा, कॉमन कलेक्टर होगा, तो यह किस तरह से इसके लिए इनपुट आउटपुट हम लोग ड्रा करेंगे, है ना। और देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बायसिंग में पढ़ेंगे कि इमीटर बायस और बायसिंग कितने टाइप्स की होती हैं, बायसिंग क्यों करते हैं, ठीक है। देन अगर बायसिंग कर लिया, प्रॉपर बायसिंग सब कुछ कर लिया, तो डीसी लोड लाइन क्या होता है, इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, ट्रांजिस्टर का यूज कैसे होता है। ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग मेनली एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं। तो एम्पलीफिकेशन क्या होता है, एम्पलीफायर कैसे यूज करेंगे, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर क्या होता है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर क्या होता है, कॉमन बेस एम्पलीफायर क्या होगा, है ना। और देन करंट गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है। अब एम्पलीफायर भी जैसे आरसी, रजिस्टर, कैपेसिटर, कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं, ये क्या होते हैं, इनमें गेन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व क्या होता है, ये क्यों हम लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रा करेंगे, फीडबैक क्या होता है, फीडबैक कितने टाइप का होता है, फीडबैक क्यों इस्तेमाल करते हैं, फीडबैक से क्या क्या कर सकते हैं। और इसके बाद देन लास्ट यूनिट है जिसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि फीडबैक क्या होगा। फीडबैक में जिसे हम लोग पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल करते हैं। तो कभी हम लोग इसको ऑसिलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑसिलेटर क्या होते हैं, जनरल डिस्कशन ऑफ ऑसिलेटर्स, और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग को एग्जाम्पल के तौर पर हार्टले ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना है। और देन हमें ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है कि ट्रांसमिशन क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेशन क्या होता है, कैसे इसको डिजाइन किया जाएगा, मल्टीमीटर क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है, और इसे क्या एप्लीकेशंस है, हमें इसको स्टडी करना है। तो इस तरह से हम लोग को पूरा का पूरा तीसरा पेपर जो है 4 यूनिट में डिवाइड करके मिला, और इन सभी के बारे में हम लोग देख लिए। अब सवाल ये होता है कि ठीक है, ये तो पेपर्स के बारे में है, तो अब इन पेपर्स को स्टडी करने के बाद नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 3 पेपर्स तो हो गए, पता चल गया हमें कि पेपर्स 3 है और हर पेपर में 4-4 यूनिट है, और चारों यूनिट मिलाकर कुल मिलाकर 12 यूनिट पढ़ने हैं। अब इन सभी यूनिट्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, मतलब हर एक यूनिट से लगभग एग्जाम में बराबर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो अभी हम लोग नंबर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि जो पेपर 1 पहले मैंने डिस्कस किया, जैसा कि मैकेनिक्स एंड वेव मोशन है, यह 50 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जिसको मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी 50 मार्क्स का होता है। और तीसरा पेपर है सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी 50 मार्क्स का होता है। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 50 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिलाकर के 200 का पेपर होगा। तो 150 पेपर, 150 जो मार्क्स मिलते हैं वह आपके थ्योरी पेपर से मिलते हैं, और 50 नंबर जो है आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से मिलते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के नंबर का भी डिवीजन को हम यहाँ बता सकते हैं कि प्रैक्टिकल में जो मार्क्स 50 मार्क्स होते हैं, उसमें से 30 नंबर तो आप जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दौरान प्रैक्टिकल्स करते हैं उनसे आपको मिलेगा। 10 नंबर जो आप वाइवा देंगे, जो आप एग्जामिनर्स के क्वेश्चंस को बताएंगे, उससे मिलेगा। और 10 नंबर जो प्रैक्टिकल आपने किया था क्लासेस के दौरान, तो सेशन के दौरान, तो उसमें 10 नंबर आपको उस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक के बेसिस पर मिलेगा। तो इस तरह से 30 + 10 + 10, तो कुल मिलाकर के 50 नंबर ये हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी को ये पूरा का पूरा डिस्कशन समझ में आ गया होगा, पेपर समझ में आ गया होगा, और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा। ये बहुत से क्वेश्चंस स्टूडेंट हमेशा पूछते रहते हैं कि सर पेपर कितने होते हैं, क्या होंगे, कैसे होंगे, कितने नंबर का होगा। ये सभी चीज़ मैंने यहाँ एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है,
और आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। तो सिलेबस के संबंध में बस इतना ही।